इसमें ही साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है कि अगर ठीक है, अगर सब कुछ पकड़ ही लेता है या सब कुछ ठीक ठाक है तो हम सोशल ऑडिट जैसे समाज कल्याण में कराएं, या यहाँ पर भी मैंने OMR स्कैनर के वेंडर से भी पता किया, बताएं कि वो कैसे इसको पकड़ता है और कैसे क्या चीज हो सकता है जिसके कारण छूट सकता है। तो वो सारी जब चर्चाएं हम लोगों ने किया तो कई परत दर परत कई बातों के बारे में पता चलने लगा। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, ये कॉमन सेंस था और साइंटिफिक टेम्परामेंट था, तो समझने का सोचने का कि अगर एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बहुत पहले की बात है। IIT में जब मैं गया था तो फर्स्ट ईयर में नेचुरली रैगिंग तो सब लोग अपने अपने जगह उस जमाने में ज़्यादा ही होता था और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा होता था। एक पैलेस्टीनियन लड़का था, वो आया था, वहाँ सीनियर था, मैं था और एक मलेशियन एक स्टूडेंट था, वो भी था। तो हम दोनों, मैं इंडियन था और मलेशियन था, और हम लोगों की रैगिंग कर रहा था एक पैलेस्टीनियन स्टूडेंट। और उसने पूछा कि नेम द टू स्टार्स विच राइज इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में उगने वाले दो तारों का नाम बताएं। एनीबॉडी हियर? एक सीधी रेखा में उगने वाले दो तारों का नाम बताएं। ये मुझसे रैगिंग में पूछ रहा था। मैं अपना हाथ उठाने का, मैं बोला कि मैं जवाब दूंगा, और वो मुझे समझ रहा था कि मैं जान रहा हूँ इसका जवाब, तो मुझसे नहीं पूछ करके उस मलेशियन स्टूडेंट जो था उससे पूछा। उसने पहले कहा कि एक तो नॉर्थ स्टार होगा, और उसके बाद दूसरा अपना वो सोच रहा था, नहीं बता सकता। और जब मैं भी आप लोगों को उत्तर बताऊंगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा सरल था, और आपने पढ़ाई किया है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई किया है। कोई भी दो बिंदु को ले लें और उसको जोड़ दें सीधी रेखा से, तो सीधी रेखा है ना। तो कोई भी दो तारा होगा वो सीधी रेखा है। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई पढ़ाई जो आपने नहीं किया हो, इसका किया तो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करने जब जाएंगे आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बढ़िया से अपना काम करें, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत करके करेंगे, कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है, ठीक है। रूढ़िवादिता वाली बातें वो थोड़ा लंबी है, उसको बाद में करेंगे। थैंक यू। इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं भूल गया था, मैं परिचय करा दूं कि मंच पर सबसे बाएं श्री अमिताभ सिन्हा जी बैठे हुए हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इनके बगल में श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं जो यहाँ अभी अपर सचिव हैं। इनके बगल में श्री गयासुद्दीन अंसारी जी हैं जो यहाँ विशेष सचिव के पद पर हैं। और बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष हैं श्री अतुल प्रसाद जी। उनके बगल में श्री रवि भूषण जी हैं जो सचिव हैं, और उनके बगल में श्री विनय कुमार जी हैं जो यहाँ अपर सचिव हैं। और सबसे बाएं अभी दाहिने बैठे हुए हैं कुंदन कुमार जो यहाँ अभी संयुक्त सचिव के पद पर हैं। और मैं यहाँ मनोज कुमार झा, अपर सचिव से मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन कंसल्टेंट के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। तो अब दूसरे जो छात्र हैं वो है वंदना सिंह। कौन है वंदना सिंह? Respected dear Chairman sir and panel members and all of my colleagues, very good morning to all of you. सर मेरा प्रश्न ये है कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के जो हमें कैलेंडर के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाता है, तो सर हम लोग पुराने पैटर्न्स को, जैसे एग्जाम हुआ तो हम लोग उस पैटर्न्स को फॉलो करके मेंस की तैयारी करते हैं।
सर मेंस में जब हम लोग बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हमें मिलती हैं, तो सर स्टूडेंट्स के हित में क्या करना चाहिए? क्योंकि 2-4 नंबर से बहुत सारे स्टूडेंट्स छूटते हैं ना, तो फिर हम लोग रिपीट करते हैं अगेन उसको ए से लेकर के जेड तक। क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सर बताना चाहूँगी, जैसे 67 हम लोगों ने दिया तो फिर 68 में बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी टेक्निकल तौर पे, तो कहा गया कि ऑप्शनल को लेकर के ये सारी चीज़ें बदली हुई हैं। देन हम लोगों ने फिर उस अकॉर्डिंग तैयारी की और 69 दिया तो सर उसमें भी सेम चीज़ें हुई, क्योंकि साइंस टेक से रिलेटेड और भी बहुत, जैसे कि जो हमारे लिए सब्जेक्ट डिसाइड हुआ था और हम लोगों ने जो एसे की तैयारी की थी तो सर एसे में भी पैटर्न्स चेंज मिले और बाकी जो मेंस में हम लोग लिखते हैं तो सर बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। तो स्टूडेंट्स ही में सर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हमें क्या करना चाहिए? अभी जो अफसर होंगे वही बताए इसके बारे में, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे जो आइडियाज होंगे वो थोड़ा पुराने हो सकते हैं। कुंदन जी। बैठ जाए। सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न है कि पीटी और मेंस में जो चेंजेस लाए गए शॉर्ट पीरियड में कैसे इसको ओवरकम किया जाए। आप सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से हमारे आयोग में भी ये डिमांड हो रहा था आपके तरफ से कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं तो उनके लिए ऑप्शनल पेपर में एडवांटेज हो जाता है। हिस्ट्री, हिंदी या दूसरे सब्जेक्ट जो लिटरेचर के हैं उनको डिसएडवांटेज होता है। तो स्केलिंग की मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो इस पर ये एक आयोग की ओर से आपसे एक रेफरेंडम कहा जाए, एक लिया गया कि उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ताकि इक्वेट करने का कोई तरीका जो साइंटिफिक हो और किसी को कोई आपत्ति ना हो, ये बहुत ही मुश्किल है। जो भी मेथड है कहीं ना कोई डिस्क्रिपेंसी उसमें आई जाती है। इसलिए आपसे रेफरेंडम के बाद वो जो बहुमत में आया था उसके अनुसार ये जो ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग किया गया उसके बल पर किया गया। और मैं समझता हूं कि सिर्फ ऑप्शनल पेपर के बल पर किसी भी परीक्षार्थी का कंपीट करना बहुत ही मुश्किल है। और जो यूपीएससी में दिए गए हैं सिलेबस और पेपर्स उसके अकॉर्डिंगली ऐसे भी उसमें आज से नहीं बहुत पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और आप सभी हम लोग समझते हैं कि जो भी इस एग्जाम के एग्जामिनी है वो सभी पेपर्स का एग्जाम देते हैं और यूपीएससी का भी देते हैं और अदर स्टेट सर्विसेज का भी देते हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी। तो उसमें उसे क्वालिफाइंग करते हुए हुआ कि आपका नॉलेज टेस्ट बहुत हद तक हम लोग पीटी में ले लेते हैं जो करंट अफेयर्स वगैरह है, और जो लिटरेरी आपका है, जो एक्सप्रेशन आपका है वो हम लोग जीएस 1 और 2 में लेते हैं। और हुआ कि आपका और अच्छा एक्सप्रेसिव पावर किस सब्जेक्ट में आएगा तो वो ऐसे ऑलरेडी पहले से लिया हुआ था तो उसमें आ जाएगा। और इसको क्वालिफाई करने का यही मकसद था कि इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, ताकि किसी भी स्ट्रीम के किसी कैंडिडेट को कोई शिकायत ना हो। और जहां तक बात है कि गैप, कम गैप में तुरंत चेंज हो गया, तो हमारा ही नहीं बल्कि आप सभी इस चीज से सहमत होंगे कि कोई भी कैंडिडेट जब इस फील्ड में उतरता है अपने ग्रेजुएशन के बाद उसकी तैयारी वो पहले से स्टार्ट रखता है। चाहे आप अपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें या अदर बुक्स पढ़ें, वो आपका स्टार्ट पहले से रहता है, या साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के या आर्ट्स बैकग्राउंड के, तो आपकी तैयारी पहले से होती रहती है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि हम पीटी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे करते हैं आप जानते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिलती है, या रेयरली किसी को मिल जाए तो मिल जाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अदरवाइज सभी कैंडिडेट्स पूर्व से ही तैयारी करके रखते हैं कि हमें मेंस का एग्जाम देना है, ये मानकर ही तैयारी करते हैं। और इसके आधार पर अगर आप ये सोचते हैं कि कम समय दिया गया, तो जो आयोग इधर के वर्षों में परीक्षा लिया है उसका कारण मुख्य रहा कि हमें सेशंस को रेगुलराइज करना था। आज आप इस स्थिति में हैं कि सेशन रेगुलराइज है और
आपको मैं अपना ही एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मैं 2000 बैच का हूं और सभी हमसे यहाँ सीनियर हैं। हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे और बीपीएससी से ही हम लोगों ने क्वालिफाई किया, उस समय कम से कम 3 से 4 साल की अवधि लगती थी। तो आप खुद सोच रहे हैं कि आप एग्जाम कब दे रहे हैं, पीटी कब दे रहे हैं, मेंस, और कब आप इंटरव्यू के लिए इन्वाइट होंगे, आपको खुद ही याद नहीं रहता है। आप दूसरे स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं। इस पीरियड को कम करने के कारण आपको आश्चर्य होगा कि जो एंट्री लेवल है हमारे पीसीएस एग्जाम्स में, आज के समय में 24 से 25 वर्ष हो चुका है। हम लोग रिजल्ट भी तैयार करते हैं और एज ग्रुप देख रहे हैं। आज देखेंगे पिछले 2-3 जो हमारे कंबाइंड एग्जाम्स में है, उसमें एंट्री आश्चर्यजनक रूप से 4 से 5 वर्ष कम से कम घट गया है। इससे आप नौकरी भी ज्यादा करेंगे, प्लस आपके पास ये भी प्लेटफॉर्म होगा कि आप अच्छे से अच्छे सर्विसेज के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए या अदर सर्विसेज जो भी आपको उचित लगता हो, उसकी भी तैयारी कर पाएंगे और समाज में भी आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसलिए ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस से घबराने की आवश्यकता नहीं, और हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत ही काफी अच्छा है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन थी और सर ने ट्वीट किया लगभग 8:30 के आसपास। इतनी मतलब रिलैक्स फील किए हम लोग कि सर बाय हार्ट से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये मेरा ट्विटर हैंडल जो पर्सनल है और ये 2014 से ही है, और आप लोगों के ही कारण से मैंने इसको फिर से आगे बढ़ा दिया, नहीं तो मैं तो शांत बैठा था उसमें। और बल्कि यहाँ आने के पहले, ज्वाइन करने के पहले मैंने अपने पास जितने ट्वीट्स थे उसको डिलीट भी कर दिया। मैं एक तो आपके एक प्रश्न का थोड़ा मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि कम समय मिला है। रियल लाइफ में आपको कभी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे अनसर्टेन, ऐसे सिचुएशन अराइज करेंगे जिसमें आपको उसी समय ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा। कैसे लेंगे आप? उस समय आप कोई किताब नहीं तब करेंगे, पढ़ने नहीं बैठेंगे आप कि अब इसको क्या करना है। आपके पास में कोई इसका पूर्वोदाहरण भी नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था साहबगंज का, और पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, और उस जमाने में बैलेट पेपर से होता था, और मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार उस समय बनी थी, और इट सो हैपेंड कि 2 बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हो चुका था, लेकिन उसके बारे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया था। जब काउंटिंग जब स्टार्ट हो गया और जब बक्सा वो खुला, तो वो 2 बक्सा में स्टैक करके वोट पड़े हुए थे, एक पार्टी के, एक दूसरे पार्टी के। और उसके बाद फिर हुआ कि अब तो इसका क्योंकि मार्जिन विक्ट्री बहुत कम आ रहा था, नैरो मार्जिन था, तो इसमें रीपोल होना जरूरी था। मार्जिन ऑफ विक्ट्री ज़्यादा रहता तो इन 2 बक्सों का कोई जरूरत नहीं पड़ता काउंट करने का, लेकिन विक्ट्री मार्जिन वॉज वेरी लेस। उस समय तक काउंट के हिसाब से सिर्फ 400 वोट्स का अंतर पड़ रहा था आउट ऑफ 5,50,000 वोट्स। तो रिपोल हुआ, रिपोल होकर के वापस आया, और इट वॉज सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन कि उसमें फायरिंग नहीं कराया, तब कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई। बहुत बुरा हालत था उस समय। और उस समय मैंने जो ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लिया, और मैंने पूरे प्रोसेस को किया। यहाँ पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से भी मुझे काफ़ी डांट फटकार पड़ी कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैं डिगा रहा, उस पर डटा रहा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया इंफॉर्मेशन है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, विक्ट्री मार्जिन जब एट द एंड ऑफ द डे, जब काउंटिंग होकर के, रिकॉल होकर काउंटिंग करने के बाद, विक्ट्री मार्जिन, बैलेट पेपर का जमाना था, ईवीएम का जमाना नहीं था। एक बैलेट पेपर में कितने कंफ्यूजिंग तरह से लोग मोहर मार देते थे, वो भी एक अलग तमाशा था। विक्ट्री मार्जिन वाज जस्ट 9 वोट्स, सिर्फ 9 वोट का विक्ट्री मार्जिन था। और उस विक्ट्री मार्जिन के बावजूद एक भी फायरिंग नहीं करना पड़ा, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब लोग शांति से गए। एंड जब उसका जो कोर्ट केस जब हुआ,
तो फर्स्ट हियरिंग में ही, एडमिशन के ही स्टेज में ही वो खारिज हो गया, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने किया उसके बाद। सो द आइडिया इज कि आपको प्लान करना होगा, और वो प्लानिंग के बारे में आपको खुद सोचना होगा। अभी यहाँ भी जो लोग बोल रहे हैं, जैसे TRE 2 के मामले में कि रिजल्ट तुरंत निकल गया, कैसे निकल गया? कभी कोई पूछेंगे सवाल तो मैं बताऊंगा और डिटेल में जरूर, लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई वंडर नहीं है, ये आश्चर्यजनक नहीं है कोई। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप जरूर आप अपनी टारगेट को पाए लेंगे। आपकी अपनी प्रिपरेशन में भी आपके पास में अगर 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीना के लिए अपने सिलेबस को उसी पार्ट में बांट लें। इसी तरह से हमने भी किया था, अपने समय में भी हमने वैसे ही किया था। 1 साल का अगर आप टाइम आपके पास में है, आप उस 1 साल के हिसाब से सिलेबस के हर एक एलिमेंट को आप टॉपिक वाइज बांटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुरुजन जो यहाँ होंगे वो भी बताते ही होंगे आप लोग को, आपको भी उस तरह से करते ही होंगे। अगर समय अगर आपके पास में 1 ही महीना है, तो आप उस 1 महीना में ही आप 2-2 दिन करके बांट करके आप निकालेंगे। और एक सीख में देता हूँ, उस समय भी मैंने जो दिया था, मैं ऑल इंडिया 6th रैंक था मेरा। और नेचुरली जो टॉपर्स लोगों का उस जमाने में भी जरूर लेते ही थे, लोग पेपर में आता था, उस जमाने में उतना वीडियो वगैरह तो था नहीं। मैंने यही कहा था कि भाई आप अपने जो आपका जो कोर स्ट्रेंथ है, जिस चीज में आप श्योर हैं कि आप अच्छा जा रहा है, उस चीज को आप 100% सिक्योर कीजिए पहले, कि उसमें से आप कोई भी सवाल पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। ये कोर स्ट्रेंथ को समझ करके अपनी वो काम को आप पहले अपना कंसोलिडेशन कर लीजिए, कि उसमें से आप कोई भी पूछा जाएगा आप जवाब दे देंगे। और उसके बाद धीरे धीरे अपने एरिया ऑफ वीकनेसेस को आप नैरो डाउन कीजिए, कि आपको किस चीज में आपको कमी है। बहुत बार लोग होता था, मुझे ही बता रहे थे लोग कि आर्ट एंड कल्चर के कुछ सब टॉपिक्स को लोग छोड़ देते हैं। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन से टॉपिक आप लोग छोड़ देते होंगे, आप ही ज़्यादा जानते हो, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते थे उसको। सोचते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से एनी 4 एनी 5 करना होगा। अरे उसमें मेरा कमजोर हालत है, उसको छोड़ देते, नहीं पढ़े। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर 67 ना। 68 में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 शायद मेंस में भी कर दिया था। मेंस के जीएस में तो कर ही दिया था। 1 2 3 4 5 उसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, सो दैट कि इधर ए और बी उसी में से करना है। तो शॉर्टकट कभी नहीं मारें, शॉर्टकट मारेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा खा जाएंगे। आप प्रॉपर प्लानिंग करें अपना। अब विदाउट प्लानिंग अगर आप पढ़ेंगे तो हकाजात हो जाएगा, कभी आपका टाइम पूरा में आप नहीं हो पाएगा। टारगेट प्लान करें, अपना टारगेट के हिसाब से बनाएं और सारे एरियाज को पढ़ें, लेकिन फर्स्ट अपने कंसोलिडेट करें अपने कोर स्ट्रेंथ को, और उसके बाद फिर आप उसको अपने एरिया ऑफ वीकनेसेस जो है एक एक करके कम करते चले जाएं। थैंक यू। अब राखी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। नमस्ते सर। सर मुझे एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में पूछना था बीपीएससी टीआरई के लिए। जैसे सर मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हूँ। 2018 से पटना वुमेन्स कॉलेज में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। तो हम लोग को ग्रेजुएशन में एक मेन पेपर दिया गया था और एक सब्सिडियरी पेपर दिया गया था। तो जैसे मेरा बॉटनी है तो मुझे जूलॉजी मिला, या किसी का बॉटनी है तो मुझे माइक्रोबायो मिला, किसी का जूलॉजी नहीं है तो उसको केमिस्ट्री मिला। और सर टीआरई में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें है कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उसको बॉटनी भी चाहिए, जूलॉजी भी चाहिए और केमिस्ट्री भी चाहिए। तो सर इससे सर तो हम लोग तो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। 6 से लेकर 10 तक एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे सर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? बैठिए। ये जो टीआरई का जो रिक्विजिशन होता है और जो हमारा एडवर्टीजमेंट निकलता है, आपके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोजेक्ट सिलेबस है, प्रोजेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। इसमें हम लोगों के साथ सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि जो रिक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट होता है वो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं
कि सोशल साइंस में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, मैथ्स ग्रुप में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, साइंस में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, मैथ एंड साइंस किस तरह से लिया जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है ये हमारे शिक्षा विभाग से आता है। ऐसे आपने यहाँ बात उठाया है तो हम लोग इस चीज को रखेंगे जरूर, परंतु हमारा आप लोगों से भी आग्रह होगा कि शिक्षा विभाग को एटलीस्ट अगर इस तरह का सिलेबस बना हुआ है तो वहां अवगत जरूर कराएं, क्योंकि उस विभाग को क्या आवश्यकता है और क्या सिलेबस होगा, कॉम्बिनेशन होगा, वो उस विभाग के द्वारा जब दिया जाता है तभी हम लोग उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। और आपके कॉम्बिनेशन की जांच आयोग नहीं करता है, आप जो भी अप्लाई करते हैं उसको सही मानते हुए हम लोग आपकी परीक्षा लेते हैं और आपके मेरिट को ऑनर करते हुए रिजल्ट देते हैं। आयोग का काम इतना है, ठीक है। तो इस चीज में शिक्षा विभाग से भी आप लोग इस चीज को रखेंगे, ऐसे हम सर से आग्रह करेंगे कि और इसमें स्पष्ट करें। आपने बताया कि पटना वुमेन्स कॉलेज की आप छात्रा हैं, तो अभी हाल में आपके यहाँ एनुअल डे फंक्शन हुआ था और माननीय राज्यपाल महोदय वहाँ थे और मैं भी वहाँ पर था। और आपके प्रिंसिपल ने मुझे बताया था पहले कि आपके यहाँ भी वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट्स की बात आप कर रहे हैं कि इलेक्टिव्स का मतलब आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, और ये मेरे आईटी में भी उस जमाने में भी था। और इसके बारे में मैंने अपने वहाँ जो मैंने आप लोगों को संबोधित किया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप करते हैं वो आप किस बेसिस पर करते हैं। हमने आईटी के समय में हमारे यहाँ भी वो इलेक्टिव्स का समय था, हम लोग मिलता था, कोई गाइडेंस नहीं मिलता था। आप अपने चॉइस से आप अपना ये पेपर चूज कर लीजिए, ये पेपर चूज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सेमेस्टर सिस्टम था और इलेक्टिव्स भी था उसमें वहाँ पर। तो नेचुरली वो वही हम लोग पढ़ते थे जिसमें कि मालूम था कि अच्छा उसके प्रोफेसर बड़ा लिबरल ग्रेडिंग करते हैं, चलो वो वाला कोर्स ले लो, वो वाला कोर्स ले लो। मैंने एक कोर्स किया, मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का वहाँ पढ़ाई कर रहा था। मैंने एक कोर्स मैकेनिकल कर लिया। मैकेनिकल के उस कोर्स में सभी मैकेनिकल के मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने कहा कि भाई तो वहाँ के तो प्रोफेसर बहुत खराब मार्क ग्रेडिंग करते हैं, मत पढ़िए, मत क्यों ले लिया आपने। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो मैकेनिकल का वो कोर्स करूँ या अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो कि इलेक्ट्रिकल वाले लोग उसको ज़्यादा करते थे, वो करूँ। मैंने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे मैकेनिकल ज़्यादा पसंद है। मैंने मैकेनिकल पढ़ा और मैं उसमें टॉप किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के बावजूद मैकेनिकल में जाकर के मैंने टॉप किया उसमें। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मुझे पसंद था वो सब्जेक्ट। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई किया मैं शायद दूसरी पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी ये सब नहीं पढ़ सकता, मैं उसमें नहीं तेज। मैं आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं तेज। मैंने वही पढ़ा जिसमें कि ये चांस की बात थी, मैंने वही पढ़ाई किया जिसमें मैं अच्छा था। आप भी, आपके भी सब्जेक्ट के जो चॉइस आपके जो होने चाहिए वो उस तरीके से होने चाहिए जिसमें कि आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि थियरी 3 में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर दें, नो, वो नहीं होना चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप पहले आप अपनी उसकी पढ़ाई कीजिए। अब रही बात की शिक्षा विभाग को जो पसंद है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने दिया, वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आपका अगर उसका रिक्वायरमेंट नहीं मैच करता है तो उसमें कोई अफसोस की बात नहीं कर रहे हैं आप। दुनिया में और भी कई जॉब्स हैं, बहुत फील्ड है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि जो भी कैंडिडेट अगर अपने मनपसंद पढ़ाई नहीं करते हैं उनको सफलता कम मिलेगी। जो अपने मनपसंद चीज पढ़ेंगे जिसमें उनको लगता है कि हमको अच्छा कर पाएंगे, हमको अच्छा है, हमारे लिए हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है। मैं और बचपन की मैं बात बता दे सकता हूँ। मैंने जब पढ़ाई करना शुरू किया स्कूल में तो कई साल मैं फॉरेन में रहा, मेरे फादर फॉरेन में थे, तो मैं भी चला जाता था साथ में, घर में सबसे छोटा होने का चला जाता था फॉरेन। वहाँ कोई स्कूल नहीं था क्योंकि वो अरबिक में स्कूल होता, तो मैं क्या करता, उसमें पढ़ता नहीं था। वहाँ पर घर पर ही रहता था, घर पर ही पढ़ लेता था।
लौट के आता था, हायर क्लास में एडमिशन करा देता था, हो गया काम खत्म। तो उस समय ये बातें हो जाती थी, संभव इसलिए था क्योंकि मैं उसको घर में ही पढ़ लेता था, और घर में पढ़ लेता तो घर नेचुरली घर में जब पढ़ता था तो वही पढ़ता था जो मुझे अच्छा लगता था। एक बार मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे बैठाया, बताया कि भाई आप ये बॉटनी का पढ़ाई कर लें, ये आज मतलब बॉटनी उस समय जो बायोलॉजी के साथ ही होता ना स्कूल में, तो लीव्स के बारे में, पत्तों के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैंने सुन लिया, पहला दिन उन्होंने पढ़ाया मेरी सिस्टर ने, मैंने सुन लिया, हाँ ऐसा पत्ता ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्लोरोफिल ये होता है, ये होता है, वो होता है। दूसरे दिन जब पढ़ाने बैठी वो, तो मैं पूछा कि बताओ कि उस पत्ते का, इस पेड़ के पत्ते का शेप कैसा था। मुझे याद नहीं है, पत्ता तो हरा रंग का होता है, आपने बता दिया पत्ता सांस लेता है उसी से। एक दो प्रश्न उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि भाई मुझे तो याद नहीं हो सकता है, मेरे याद करने की शक्ति नहीं है। मैं समझ गया कि पत्ता से क्या काम होता है, वो समझ गया, लेकिन अब आलू जो है वो रूट है कि आलू स्टेम है कि ये है, वो मैं नहीं जानता हूं, बस वो नहीं पढ़ सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि, और इसलिए मैंने पढ़ाई वो वाली बायोलॉजी मैंने किया ही नहीं इसीलिए। तो हम हर चीज में पंडित नहीं हो सकते, हमारी जो अपनी शक्ति है, हमारी समझदारी है, हम उसको पढ़ें, उसी में आगे बढ़ें, आप हमेशा अपनी मंजिल पालेंगे। तो दूसरा चीज उधर जाएंगे पीयर प्रेशर पर, समाज के प्रेशर पर कि हमको यही काम करना है, वैसा नहीं करना चाहिए। रिधि गांधी। मेरी क्वेश्चन ये है कि विगत कुछ सालों से बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम दे रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में बैठे हुए, फिर बिहार की क्वेश्चन क्यों नहीं रहती है? पिछले साल की क्वेश्चन में देखी तो उसमें मात्र 2 या 3 क्वेश्चन थी, जबकि बिहार लोक करेंट का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थी। मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ सर कि अगर सर सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम, तो फिर सारे बच्चे हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आती है और अधिकतर बच्चे हिस्ट्री पर भी फोकस करते हैं। मानिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस एग्जाम में दे रही हूँ उस एग्जाम के लिए क्षेत्रीय क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? अदर स्टेट का एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये देखी हूँ कि जैसे अभी निकली है झारखंड पीसीएससी, उसमें पीटी के लिए 2 पेपर होता है, ऑप्शन पीटी के लिए 2 पेपर में स्टेट किससे इस अपना स्टेट के लिए एक एक्स्ट्रा 100 क्वेश्चन पूछा गया, और मेरे बिहार में फिर ऐसा क्यों हो रही है? मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आप कह रही हैं सिलेबस के हिसाब से, हम लोग जो हमारे सेटर हैं उनको हम लोग ये इंस्ट्रक्ट करते हैं, लिखित में भी और दूरभाष से भी उनको बताते हैं कि ये प्रश्न इस ढंग का इसमें रहेगा, क्योंकि एक आदमी तो कोई सेट कर नहीं सकते, जीएस का क्वेश्चन है, तो अलग अलग लोगों को हम भेजते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाता है, लेकिन हम लोगों की लाचारी है, हमारे इंस्ट्रक्शन को उनको फॉलो करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसको हम लोग खोलते नहीं हैं यहाँ, वो सीधे प्रिंटिंग में चला जाता है और रैंडमली सेलेक्ट होता है किसी का कि ये क्वेश्चन चला गया, वो क्वेश्चन फलाने सेक्टर का चला गया, और कई एक ही विषय में कई सारे सेटर्स होते हैं, 4-5 होते हैं, सबको मिक्स करके तब वहाँ जाता है। तो मॉडरेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस तरह के कभी कभी, ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिहार से जो है संबंधित प्रश्न नहीं है या कम है, लेकिन प्रायः रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि सिलेबस में हम ये स्ट्रिक्टली डाल दें कि बिहार से ही प्रश्न हो, जैसे झारखंड वाले हैं करते हैं या मध्य प्रदेश वाले करते हैं।
जो कैरेट का रहता है वो 30 रहता है सर। हम्म। इसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारा जो बिहार का क्षेत्रीय हो क्वेश्चन वो 30 रहे। जैसे दो ठीक है, वो- पता हुआ कि हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आते ही आते हैं और अधिकतर एग्जाम में उतना 30-25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से पता हुआ कि 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हर साल क्वेश्चन 25 आते ही आते हैं। तो बिहार का ऐसा क्यों है सर कि क्वेश्चन लिखा हुआ कि 25 या फिर बिहार का भी आएगा, 10 करंट आएगा, 10 क्षेत्रीय आएगा, बिहार का क्वेश्चन 2 या 3 क्यों आता ठीक है? ठीक एक क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। ठीक है, समझ गए आप का जो पीटी का आप में हमको जो समझ में आ रहा है, प्रिलिमिनरी की बात कर रही हैं, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट आपका सिलेक्शन का वो टेस्ट नहीं है, वो रिजेक्शन का टेस्ट है, ठीक है ना। और उसका नॉलेज का टेस्ट है कि आप मेरे दौड़ में आ सकते हैं कि नहीं। मैं जब चुन लेता हूँ तो आप शायद नहीं ध्यान दिए हैं, मेरा एसए का पेपर जो क्वालिफाइंग जिस पर हम मेरिट बनाते हैं, तीसरा प्रश्न जो रहता है वो बिहार से रिलेटेड रहता है। 300 में से 100 नंबर तो बिहार का रहता है। तो ये कहना कि हम बिहार का नहीं देते हैं, ये हमको नहीं लगता है कि आप इसको एनालाइज कर पाए। दूसरी बात क्या है कि आप सर जैसे अभी बोले एडवांस प्लानिंग करके कंपटीशन की तैयारी करना, तो झारखंड क्या करता है इसको हमको नहीं देखना है। झारखंड का और मेरा जो स्टैंडर्ड है आप कंपेयर भी नहीं कीजिए। हम एक ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोगों को ला रहे हैं, अभी जो सर बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम ऐड करते हैं कि एडवांस प्लानिंग करके, तो हम सिर्फ आपको चुन नहीं रहे हैं, हम राज्य के लिए एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे प्रीमियर सेवा में आपको चुन रहे हैं, आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि आप इमरजेंसी मीट करने के लिए पहले से तैयार होइए। तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि रीजनल पर है, आपको बहुत सारे वर्सेटाइल जॉब है, वर्सेटाइल काम करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि बिहार का इसमें 30% जो है वो है सर। मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट नहीं हुई, मैं जानता हूं, और मैं ये भी समझता हूं कि इन्होंने जो जवाब जो दिया है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्होंने अपनी बातों को रख दिया और बखूबी रख दिया है। लेकिन मैं टोटली डिफरेंट बात बोलता हूं। जो प्रश्न है उसमें अगर शून्य भी, अगर बिहार का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? आपने बिहार के बारे में पढ़ तो लिया ही ना, आपका वो ज्ञान तो बर्बाद तो नहीं जाएगा ना। आपकी ये तो नहीं बोलेंगे ना कि अरे हमने पढ़ लिया बेकार में, मेरे को नहीं पढ़ते हम उसको, मेरा बेकार हो गया। कोई ज्ञान बेकार तो नहीं जाएगा। मैं ऐसा प्रश्न पूछूं जिससे आप क्लीन बोल्ड हो जाए तो सही है ना। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है? अगर मैं ऐसा सरल कोई प्रश्न रख दूं डॉटेड लाइंस पर, जो हर बार आता ही आता है, आप लोग उसकी तैयारी भी करके आते हैं, आप भी तैयारी करते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों कैंडिडेट्स भी उसकी तैयारी कर लेंगे, फिर आप में और उनमें हम अंतर कैसे निकालेंगे? आपको भी 100 नंबर आ गया, उसको भी 100 नंबर आ गया। ये तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल होना है, और वो रहेगा, और वो रहना वो सही है। कभी भी हम तो, बल्कि जब यहाँ ज्वाइन किया था तो जो अभी कुछ लोगों ने बताया कि जैसे साइंस का इतना पोर्शन रहेगा, इतना इसका रहेगा, इतना इसका रहेगा, मैंने कहा क्यों ही हम लोग करते हैं, क्या जरूरी है? लेट देयर बी सरप्राइज, कोई जरूरी तो नहीं है, क्या मतलब दे ही दें इस तरह से। अब ये हम अपने एक पुरानी परिपाटी से अगर हम करते चले आ रहे हैं, अरे ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक फिलोसफिकल बातें हैं, गोडो की कहानी है। गोडो का स्पेलिंग है GODOT, गोडो। वो एक गुफा में बंद है, गुफा के सब तरफ से बंद है, और एक ओपनिंग है जो पीछे में गुफा का द्वार है, उसके तरफ उसका पीठ है, और वो मुंह जो है दीवार की तरफ है, ठीक है, और वो मुंह इधर उधर नहीं कर सकता है। वो सुबह जब होता है तो बाहर में रोशनी होती है, तो उसका शैडो जो आता है दीवार पर पड़ता है। वो रोज देखता है, वो क्या देख रहा है कि एक शैडो इधर आया, वो शैडो ऐसे ऐसे करके गया, फिर खूब अंधेरा हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद शैडो ऐसे आया, ऐसे ऐसे गया, खूब अंधेरा हो गया।
एवरी टाइम वो ये देखते देखते वो समझ गया कि अरे हम सब कुछ जान गए, अब तो हम सब कुछ समझ गए कि बस ये देखिए हम बता रहे हैं कि शैडो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा। पूरी दुनिया पूरा जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट की है, शैडो है ऐसे आता। जिस दिन उसका चेन टूटा, बाहर निकला तो झरना देखा, चिड़िया देखा, हरियाली देखा, ये देखा, तब समझ में आया कि वो जो समझ गया था कि सब कुछ उसको आ गया है, रियल लाइफ इज वेरी मच डिफरेंट। आप डॉटेड लाइंस पर अपनी तैयारी क्यों करने की बात करते हैं? हमें क्या, आपको उस विषय के पंडित, आप जो भी विषय लेते हैं, हमें उस विषय के पंडित की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो वो उसकी जरूरत नहीं है। टीचर क्या है तो डेफिनेटली आपको अपने मेन सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम पूछते भी हैं। जनरल नॉलेज जो है वो तो आपकी अपनी जागरूकता की बात है। आपको कितना बिहार के प्रति जानकारी है, आपको क्या राष्ट्र के प्रति जानकारी नहीं होना है? आज के ग्लोबल जमाने में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो आप बिहार के बारे में आप जानते जानते आप देश को नजरअंदाज कर देंगे, विश्व को नजरअंदाज कर देंगे, नहीं ना? तो मैं तो कहूंगा कि जो भी है, ये हमारी लाचारी नहीं है जो उठा दिया आपने, जो कहा कि हमारी लाचारी है कि हम नहीं देख सकते हैं। नहीं, हम तो नहीं देखेंगे, वो हम नहीं देखेंगे, हमारी व्यवस्था वैसी है। और जो भी प्रश्न आ रहा है वो सही प्रश्न आ रहा है। अगर कोई प्रश्न कठिन है तो है, सबके लिए, और सरल है तो सबके लिए सरल है। इससे कंपटीशन आफ्टर ऑल। कोई पास फेल का अगर समय रहता तो अलग बात थी, जैसा कि हम लोग किया लैंग्वेज में करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पास फेल का इशू था, वहाँ पर कंपटीशन का इशू नहीं था। ठीक है सर के द्वारा जो उदाहरण दिया गया है आपके प्रश्न का सटीक जवाब है। अब मैं रुचि कुमारी को आमंत्रित करूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इस पद पे रहते हुए आपकी इस जर्नी में आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और काम करने में अच्छा भी लगा। कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए और मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। जैसे ट्विटर के बारे में जो कहा कि मैंने ट्विटर अकाउंट इसीलिए रीस्टार्ट किया एक तरह से ट्वीट करना। मुझे स्मरण है आई थिंक 67 या 68 का पीटी का हम लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया था और लोगों को यह विश्वास नहीं था कि उस तारीख को परीक्षा होगी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्टैटिस्टिकली उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि चूंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा इस तारीख को है या इसकी परीक्षा इस तारीख को है, बीच में सिर्फ एक ही दिन मिलता है जिस दिन हमारी परीक्षा 68 की है, ये संभव नहीं है। 95% लिख लो कि ये संभव नहीं है। ये मैंने देखा, और जब मैंने ये देखा कि लोग बड़े दावा के साथ ये कह रहे थे कि ये तो हमारा कार्यक्रम घोषित हो चुका है, अब सब जगह जा चुका है, फिर भी लोग गुमराह कर रहे थे। बेसिकली क्यों कर रहे थे वो तो वही जाने, लेकिन वो जबरदस्त रूप से गुमराह कर रहे थे कि परीक्षा नहीं होगी। अब कोई अगर कैंडिडेट उस गुमराह हो जाने से अगर प्रभावित हो जाएगा तो उस समय फिर मैंने सोचा कि यह बहुत हाई टाइम है कि लोगों को ऐसे गुमराह करने वाले जो YouTube पर जो कंटेंट्स आते रहते हैं उससे बचना, उससे बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उनका बुरा हो जाएगा। और फिर मैंने बताया कि नहीं, वो एग्जाम उसी दिन पर होगा। कुछ लोगों ने शुरू में मुझसे पूछा कि आप ही का ट्विटर हैंडल है, मैंने कहा हाँ बताया। धीरे धीरे फिर वो मामला चलने लगा और फिर मैंने देखा कि जो लोगों के जो रिएक्शंस थे, खास करके जब मैं यहाँ जब ज्वाइन किया तो एक माहौल था, एक अविश्वास का, जबरदस्त अविश्वास का। सो मच सो
कि अगर हम कुछ भी करें, जैसे हमने जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो हुआ कि भाई परीक्षा तो करानी है 67 पीटी की पुनर्परीक्षा बहुत पुरानी हो गई है, अभी तक नहीं हो सका है, कराना ही कराना है। और डीएम्स लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, मतलब कि जितने संख्या में हमें सेंटर्स चाहिए थे उतने सेंटर्स डीएम्स नहीं दे रहे थे, सब घबराते थे। अगर किसी जिला में किसी डीएम ने अगर सेंटर दिया, उस सेंटर का प्रभावित हो गया तो प्रश्न उठने लगे आपने ऐसा सेंटर क्यों रिकमेंड किया। तो अब ये सब चीज देखने के बाद सब डीएम्स ने जब मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, सेंटर्स नहीं है हमारे पास, तो मेरे लिए बाध्यता हो गई कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करें। और ये टाइम टेस्टेड परसेंटाइल सिस्टम है, जहां भी नंबर ज्यादा है स्टैटिस्टिकली एवरीवेयर, इवन बिहार में भी दूसरे आयोग में जहां पर ज्यादा होता है वहां परसेंटाइल सिस्टम लागू है। लेकिन एक अविश्वास की ऐसी स्थिति थी, मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक ऐसी अविश्वास की स्थिति थी कि अच्छे नियत से एक बाध्यकारी परिस्थिति में जो 2 शिफ्ट में करने की सिस्टम को आप ही लोगों में से कई लोगों ने उसका विरोध भी किया और अनफॉर्चुनेटली लाठी भी खाना पड़ा उसमें हमारा कोई रोल नहीं है लाठी करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ। और उस समय जब यहाँ पर जब बैठक फिर से दोबारा जब बैठक हुई तो मैंने यही चीफ सेक्रेटरी माई बैचमेंट, तो हमने कहा कि किसान जी हम लोग एक्चुअली ट्रस्ट डेफिसिट का समय है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा अविश्वास है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा अविश्वास होगा, किसी इस तरह के संवैधानिक आयोग पर लोग विश्वास न करेंगे, मैंने ऐसी सोचा भी नहीं था बात। तो फिर हम लोगों ने उसको रोल बैक किया। उसके बाद आप लोगों को स्मरण होगा कि कुछ और भी डिसीजन हम लोगों ने लिया, जिसमें हम लोगों ने आवेदन के दरमियान फीडबैक लिया, जैसे नेगेटिव मार्किंग के बारे में लोगों से फीडबैक लिया। और उस समय लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो फीडबैक ऐसे ही ले रहे हैं, इनको तो मर्जी है कि ये तो डिफरेंशियल स्केलिंग रखेंगे, जिसमें कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को ज्यादा नंबर देना और ज्यादा नेगेटिव भी करना और अलग अलग तरह की बातें। Those were ideas। और मैंने भी आपको उसके माध्यम से आपका फीडबैक लेकर के आपको भी गेज किया कि आप किस तरह से चाहते हैं। मैं जानता हूं कि डिफरेंशियल अगर वो मार्किंग सिस्टम करें अगर, तो जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे वो उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सही आंसर दे देंगे 2 नंबर मिल जाएगा, वो 2 नंबर लेकर आगे बढ़ जाएंगे। जिनको अपने में कॉन्फिडेंस है वो डिफरेंशियल वाले को प्रेफर करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी उसको प्रेफर नहीं करेगी, मैं भी जानता था। लेकिन हम लोगों ने आपसे एक फीडबैक लिया, तो ये क्यों था? आरटीआई करके आप ओएमआर लेते थे, तो हमने कहा कि हम सबको दे देंगे, आप आरटीआई क्यों करें? वहां भी आपका भी समय बर्बाद, हमारा भी तो समय बर्बाद होता है, क्योंकि आप 2000 एप्लीकेशन आ गए आरटीआई करके कि भाई ओएमआर मांग लीजिए, वही काम है क्या? दे दिए, सबको दे दिए। और आपने देखा होगा कि अपने इस अनुभव में हम लोगों ने एक और सुधार कर लिया जो टीआरई 2 में किया। पहले तो आपको ओएमआर शीट का हमने स्कैन कॉपी देना शुरू किया, उसके बाद टीआरई 2 में हमने उसकी ओएमआर की जो रीडिंग है वो भी दे दिया, क्योंकि स्कैन में तो आप देख रहे हैं कि आपका क्या ओएमआर है, लेकिन मशीन ने क्या रीड किया ये तो पता नहीं। इस बार हम लोगों ने मशीन ने क्या रीड किया वो भी दे दिया, तो आप देख लीजिए। अगर मशीन में कोई गलती अगर हो रही है, हमको बहुत बाद में पता चलेगा, पता चले चाहे न चले। अगर 2 ही आंख है, 10 आदमी भी लगा देंगे तो उतने लाख को देखने में तो उसको तो महीनों सालों लग जाएगा। आप ही देख लें, अगर कोई हमसे कोई गलती हुई है, हमारी मशीन से कोई गलती हुई है तो आप बता दें। तो मशीन भी गलती कर ही सकता है, मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, मशीन का कोई आइडियल कंडीशन में तो नहीं रहता है, धूल भी है, बहुत सारे स्कैन में नहीं स्कैन आया, तो आप देख लीजिए। तो हम लोग ने जो ट्रांसपेरेंसी की जो शुरुआत की, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मैं समझता हूं कि
आज हम लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये क्षण भी ऐतिहासिक है कि जो सबसे बड़े हम लोग के क्रिटिक हुआ करते थे, आज हम लोग बैठ करके संवाद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस संवाद से जो भी निष्कर्ष निकलेगा आने वाले समय में ये देगा, गाइडेंस देगा, ये एक परिपाटी भी चल पड़ेगी। जो काम मैं आज जानता हूं कि अगर आज परसेंटाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करूं तो मैं समझता हूं कि दीपक जी उसको ऑब्जेक्शन न करेंगे। इस बार मैं जानता हूं, जरूरत नहीं पड़ी, अलग बात है। कॉन्फिडेंस, जब भी अगर आप संवाद करते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं अपने सिस्टम को। और एक चीज मैं कई बार रिपीट करते रहता हूं, पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने वाले मामले को, जो आप देखते हैं वो पर्दे के सामने वाला चीज है, वो घोड़ों की तरह है। आप जो देख रहे हैं वो शैडो है, असली कहानी वहां नहीं है। पर्दे के पीछे असली चीज है जो आपकी नजर में नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा से प्रयास करता हूं, इस बार हम लोगों ने किया भी है कई चीजों में, कि जो चीज पर्दे के पीछे हो रहा है उसको हम लोग जितना चीज हम लोग लाएं पर्दे के सामने लाएं, पब्लिक को दे दें, अभ्यर्थी को दिखा दें कि भाई आपका ये सब चीज, ताकि वो लोग को भी कॉन्फिडेंस रहा, मुझे भी तो कॉन्फिडेंस रहा कि मेरा जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप देखेंगे कि इस बार भी जो हम लोगों ने टीआरई में ऑब्जेक्शन पोर्टल की जो व्यवस्था किया, कंप्लेंट पोर्टल की जो व्यवस्था किया, वो उसी दिशा में कदम है। आपको जो भी शिकायत आप आइए करिए, आपकी जेन्युइन शिकायत अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर उसका आपको समाधान कर दिया जाएगा। आप देखेंगे, मैं लाइटर वेब में भी बता सकता हूँ, एक बड़े वकील साहब ने मुझसे एक दिन फोन करके कहा कि आजकल तो कोई नया केस आ ही नहीं रहा, हमारा तो रोजी रोटी पर मार। वैसे कुछ लोग हैं जो कि अभी भी उनको रोजी रोटी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस तो हो ही जा रहा है। लेकिन मैं इतना कह दूं कि उस वैसे केस जो बिना किसी बुनियाद पर है, उसमें जो चंदा अगवाही करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग से बच के रहें आप लोग। मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये पेशा बन गया है, ऐसे पेशेवर लोगों से बिल्कुल बच के रहें। कुछ नहीं होने वाला है, आपका पैसा डूबने वाला है, सीधी सी बात है। थैंक यू। प्रियंका कुमारी, नहीं छात्र। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विस यूपीएससी तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं तो वो किस चीज़ को ध्यान में रखें। सर एक और क्वेश्चन है कि आप आईआईटी कानपुर से तो सिविल सर्विस बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, मैं फिर से आपको फंडामेंटल बात बताना चाहूँगा कि अपने कोर्स स्ट्रेंथ को पहले समझें। आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं आप उस चीज़ की पढ़ाई करें। और जहाँ तक प्रोफेशन की बात की है कि मैंने क्यों चुना आईएएस में आने का, तो मैंने सही बात बताया, ये मेरी गलती थी। मैंने गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी गलती थी और उस गलती का खामियाजा तो मुझे भुगतना ही है। गलती थी, इसको आप मान लें, समझ लें इस चीज को। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो हर चीज चमकने वाला चीज सोना नहीं होता। लेकिन ये बात बहुत बाद में मेरे समझ में आई। आईएएस का चार्म था, सोसाइटी का पीयर प्रेशर था, सब कुछ था। मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया था। एक चीज मैं अपने अल्मा मेटर आईआईटी कानपुर को बहुत दाद देना चाहूंगा कि उसमें जो पढ़ाई जो हुआ वो पढ़ाई फंडामेंटल्स और को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली पढ़ाई हुई।
जैसे अभी आप लोग कहते हैं ना, एक है एक ल्यूसेंट की अब मामला जमाना गया, अब एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे। दैट इज वेरी राइट। कभी भी आप लोग सतही ज्ञान से कभी नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस की भी परीक्षा दिया था और बिना पढ़ाई किए हुए चला गया था। जाने के ठीक पहले एक सवाल था, तो मैंने देखा कि इस सवाल को टेलीकम्युनिकेशन का सवाल था, इसके लिए एक ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला पर वो इस तरह का सवाल बनता है। वो क्वेश्चन मैंने खाली देख लिया था। मैंने आईटी में कभी इसकी पढ़ाई नहीं हुई थी इस तरीके से। मैंने सोचा चलो ठीक है, चलो देख लेता हूँ, ये फॉर्मूला अगर आएगा सवाल तो बना दूंगा। एग्जाम में जब गया तो मुझे वो सवाल था, लेकिन उसमें वो फॉर्मूला नहीं, उस फॉर्मूला को डिराइव करने का सवाल था। मैं तो कोई पढ़ाई नहीं था उसको, मैं तो खाली फॉर्मूला देख के चला गया था वहां पर। और उसने तो एग्जाम में पूछ दिया कि फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो मैंने बाकी सब सवाल तो 1 घंटे में बना लिया। 3 घंटे की परीक्षा थी, 1 घंटे में बाकी सब सवाल अपना बना लिया और उस सवाल को लेकर के बैठ गया। और एग्जामिनेशन हॉल में मैंने फंडामेंटल से उसको बनाना शुरू किया और 1 घंटे के अंदर में उसको भी बना दिया, सॉल्व कर दिया। ऑल इंडिया 9th रैंक था मेरा इस इंजीनियरिंग सर्विस में। बुद्धि मारी गई थी, इंजीनियरिंग सर्विस को छोड़ करके इसमें आ गया, आईएएस में आ गया। लेकिन एक चीज जरूर है, हो सकता है कि उसमें भी दूर का ढोल स्वाप। मैं विदेश जा सकता था, कई साल चले गए विदेश में, अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ है, वहां जा सकता था। हो सकता था वहां जाने के बाद वहां की गंदगी समझ में आता है कि वहां कितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं। फिर वही बात होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहां इतने समय के बाद अब अगर हम सोचते हैं कि कुछ चीजों को हमने अच्छा कर लिया यहाँ पर रहते हो, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत पहले वे बैक इन 1998 मैं था, बिहार टूरिज्म का डायरेक्टर था, एमडी था बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन का। 1998 में ऑनलाइन होटल रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्ट रिजर्व, बस का टिकट का रिजर्वेशन सिस्टम 1998 में, बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। 1998 में जब इंटरनेट बहुत खराब था, चूचा करके, आप लोग का वो जमाना आप लोग नहीं देखा होगा आप लोगों ने, साइबर कैफे भी कहाँ था उस समय में, कुछ नहीं था उसमें, बहुत मुश्किल था। चूचा घंटों लगे रहे इंटरनेट, तब जाकर के लगेगा। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस किया था और उस जमाने में आईसीआईसीआई बैंक के पास में ही पेमेंट गेटवे, आजकल जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह सब पेमेंट गेटवे है ना, ये पेमेंट गेटवे उस जमाने में किसी भी बैंक के पास में नहीं था, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के पास में था। तो मैंने कहा कि भाई मुझे फ्री में ये दे दो। तो आईसीआईसीआई बैंक के उस मैनेजर ने बॉम्बे में जाकर के अपने आईसीआईसीआई हेडक्वार्टर्स में कहा कि भाई बिहार टूरिज्म को ये पेमेंट गेटवे चाहिए, ये फ्री में मांग रहे हैं। तो दे वर सरप्राइज्ड, अरे ऑनलाइन रिजर्वेशन अभी तो कंट्री में कहीं नहीं है, रेलवे एयरलाइंस किसी जगह नहीं है ऑनलाइन सिस्टम। उन लोगों ने पहले बुकिंग किया नेतरहाट, उसमें बिहार झारखंड एक था, नेतरहाट के होटल का बुकिंग किया और अपने टीम को नेतरहाट भेजा देखने के लिए कि वाकई में बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ। और तब उन लोगों ने ये चीज दिया। तो वो उस समय हम लोगों ने जो ये स्टार्ट किया वो चीज, उस एनआईसी के जो उस समय जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको हमने लिया था, वो लड़का आज भी, उस समय नौकरी में नहीं था, एनआईसी में आज भी वो ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है यहीं बिहार में, जिसने इस सॉफ्टवेयर हम लोगों ने मिलकर बनाया। कहने का मतलब है कि यू गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज। शायद उसी का चार्म था कि कई चीजों को हम कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में आने के कारण से, और उन्होंने किया भी। अब इतने लंबे सफर में कई डिपार्टमेंट्स के अपने 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 एक्सपीरियंस हैं। आज इतने समय के बाद मैं कह सकता हूं कि नो रिग्रेट्स, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन गिवन इट सेकेंड चांस, अगर
घड़ी को पीछे घुमा लिया जाए तो फिर IAS में नहीं आऊंगा। दैट इज फॉर श्योर। दो छात्र और हैं, वो बोलेंगे, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि एकदम संक्षिप्त में यहाँ अपने आप को संबोधित करें। शशि बाला। हम लोग एग्जाम तो देते हैं सर, तो हम लोग को उससे एग्जाम से पहले ये नहीं पता चल पाता कि वो क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। तो सर बाय द वे जैसे SSC वगैरह का एग्जाम होता है तो आंसर के साथ सर आंसर लिस्ट क्वेश्चन के साथ आ जाता है सर, उस टाइप से क्या सर बिहार में पॉसिबल नहीं हो पाएगा? आंसर शीट से क्वेश्चन के साथ मैं किस क्वेश्चन को अपना कलर करके आई हूँ वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ सर कि वैसा हो पाएगा। अच्छा, आप उसका कार्बन कॉपी चाहती हैं जो आप आंसर रंग। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सही किया हो और आयोग का कौन सा आंसर मान्यता सही है। आप एग्जाम दिए हैं पहले? यस। तो दूसरे पार्ट का तो हम बता देंगे कि वो तो हम देते ही हैं आंसर। सर क्वेश्चन के साथ चाहिए, जैसे वो एक आता है कि लिस्ट आता है सर, और वो क्वेश्चन के साथ कि मैंने A का B लगाया, मैंने क्या लगाया सर और आपने क्या आंसर दिया। ठीक है, आप जो आप क्वेश्चन मार्क करते हैं उसका वैल्यू तो हम इस बार OMR में डालते ही हैं, नीचे TRE में डाल दिए हैं। क्या फर्क पड़ेगा उसका? क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, OMR का वैल्यू जो हम OMR देते हैं उसको उसका वैल्यू नीचे डाल देते हैं। तो पहले पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट में है कि तुरंत हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन के नंबर से आंसर दे देते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो आपके पास रहता ही है। हाँ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है आपका दोनों। मैं प्रश्न ही नहीं समझ सका कि ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब OMR दे देते हैं आपको स्कैन कॉपी, अभी हम OMR का रीडिंग भी दे रहे हैं, आंसर की का भी SOP है हमारा बना हुआ है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा आउटडेटेड हैं। आप यहाँ के क्वेश्चन नहीं देते हैं ना, वहाँ ये कार्बन कॉपी जाता है, तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री रविशंकर सिंह से। गुड मॉर्निंग सर।
सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि बिहार में इतना साफ सुथरा एग्जाम हो सकता है, अपने करके बिहार में कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई स्टूडेंट कि बिहार में इतना साफ सुथरा एग्जाम हो सकता है, और आपने बीपीएससी में किया सर। लेकिन दो प्रॉब्लम है। पहला बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा कि जो गांव में लड़कियां तैयारी करते हैं या लड़के तैयारी करते हैं, प्री का जो एग्जाम होता है, तो गांव में पढ़ने वाले बच्चे प्री क्वालिफाई अब नहीं कर पा रहे हैं सर, जब से आप बने हैं सर। होता क्या है, बिहार बोर्ड का जो स्कूल लाइफ है गंदा होता है सर, बहुत उसका एजुकेशन का क्वालिटी बहुत नीचे है, और प्री का क्वालिटी बहुत आप ऊपर कर दिए सर। तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है सर कि गाँव के बच्चे जो लड़के पहले निकाल पा रहे थे, उनको प्री निकालना बहुत, मेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, लेकिन प्री में हो चुका है। दूसरा प्रॉब्लम है सर कि जैसे आप टीचर 1 का 1, 2 हुआ सर, और 3 का एग्जाम दे रहे हैं, न्यू स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया सर। तो पहला में कई ऐसे वर्ग है जिनका 40 कट ऑफ है, 120 में 40 रहा, किसी का 35 रहा, फर्स्ट में फेल किए 35 नंबर भी नहीं लाए सर। सेकंड में एग्जाम दिया, सेकंड में मान लीजिए वो भी 30-35 नंबर नहीं लाए सर, क्या थर्ड में वो एग्जाम देंगे और वो क्वालिफाई करेंगे तो बिहार में जो टीचर बनेंगे, क्या पढ़ाने वाले बच्चों भविष्य खतरा में नहीं होगा सर कि 40 नंबर वाले जो पास नहीं कर पाए वो फिर 2 बार उनको मौका दिया, फिर तीसरा मौका दिया जा रहा है, और फिर वो टीचर 40 नंबर ला के बनेंगे सर, तो क्या एजुकेशन देंगे लेवल 12 में नहीं हो जाके। ये जो सवाल है सर मेरे पास कि नए बच्चों को मौका नहीं दिया गया, तो क्या बिहार में इससे बच्चों को भविष्य से पड़ेगा सर? ठीक। ये एक और है साक्षी उपाध्याय। पहली बात कि मेरे कारण से गांव की वो अभ्यर्थी जो है, चूंकि मैंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, उसके वो छंट रहे हैं, वो बात नहीं है। अभ्यर्थियों ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, और हमें तो ऊपर से 1% या 2% लोगों को ऊपर से छांटना है। चाहे मेरा अपना कट ऑफ या प्रश्न का स्टैंडर्ड जितना भी हो, जो ऊपर में जो लोग हैं उन्हीं को तो लेना है ना। अगर वो ऊपर में नहीं है तो चाहे मेरा प्रश्न का स्टैंडर्ड कुछ भी रहे, वो नहीं आएंगे। इसलिए प्रश्न का स्टैंडर्ड तो अच्छा होना ही चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर सरल क्वेश्चन रहेगा तो कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक सिली मिस्टेक करेंगे और आप आउट हो जाएंगे। एक आपके इस एक प्रश्न का एक थोड़ा छोटा सा एक और जवाब मैं देना चाहूंगा इसी पॉइंट पर। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरा एक साथी था जो कि काफी ज्यादा जानकार था, और वो किताबों के बारे में मुझे काफी गाइड भी किया कि ये सब किताब पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो मैं एक बार उसके कमरे में गया तो देखा कि वो अपना रट रहा है। क्या रट रहा है? अलग अलग जानवर का जेस्टेशन पीरियड रट रहा है, बकरी का, गाय का, इसका उसका सबका रट रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो ये, क्यों? एक बार पूछा था ये पीटी में, एक बार कभी पूछा था, तो किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का कुछ महीना आपका रट रहा। तो मैंने उससे आर्गुमेंट किया। मैंने कहा कि अरे इसमें क्या है, इसमें इतना रटने की क्या जरूरत है, ऑप्शन दिया रहेगा। जो जितना बड़ा एनिमल होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल होगा, उसका जेस्टेशन ज्यादा होना चाहिए। इंसान का 9 महीना है तो उतना ज्यादा होना चाहिए। इसमें समझना क्या है, इसको देख लेंगे कि कौन कॉम्प्लिकेटेड एनिमल है, कौन क्या है, उसके हिसाब से टिक लगा देंगे आंसर। बोला कि नहीं, ये नहीं। कई तरह के सवाल जवाब करने के बाद तंग आकर के मैंने कहा कि अगर ये सवाल अगर ऐसा होगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो बेवकूफी की तरह मैं उसको रखने नहीं जा रहा हूं। और उसका नहीं हुआ, और मेरा क्या हुआ तो आप जान ही रहे। तो इसलिए पढ़ाई करना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। वो महिला या वो अभ्यर्थी अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, और बेशक उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि मैं कई बार देखता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं रोज सुबह उठ करके
गाना गाने का प्रैक्टिस करूं, 1 साल के बाद मैं बोलूं कि मैं बहुत बढ़िया सिंगर बन जाऊंगा, गवैया बन जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। बल्कि कोई जरूरी क्या, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि मैं कभी नहीं बन सकता हूं अच्छा गवैया, मुझमें नहीं है वो टैलेंट। तो इस टैलेंट को समझना बहुत जरूरी है, अपने इनर कोर स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं है। हम 4 साल 5 साल अपना बर्बाद कर देंगे और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा होता है, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत कम है। अब रही बात TRE 3 में जो आपने कहा कि इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो रही है, और अपियरिंग वाले के बारे में भी आपने कहा कि अपियरिंग को क्यों नहीं मौका देना है। पहली बात कि ये इसका निर्णय आयोग नहीं करती है, किसको देना है किसको नहीं देना है, इसका निर्णय आयोग नहीं करती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक ब्यूरोक्रेटिक एक जवाब दे दिया, इसका निर्णय मेरा नहीं है, इसलिए आयोग को उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं आपको दूसरे नजरिया देना चाहूंगा इसको सोचने का और समझने का। हम लोगों ने यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम लिया और अपियरिंग को मौका नहीं दिया, तो इसका असर क्या हुआ कि जो कैंडिडेट TRE 1 में TRE 2 में जो दिए, लगभग वही कैंडिडेट TRE 3 में भी आएंगे। जिन कैंडिडेट्स का पिछले बार 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है, 4 नंबर से छूट रहा है, वो थोड़ा सा मेहनत करके आएंगे तो इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। इंप्रूवमेंट तो हो ही सकता है उनमें, ऐसा थोड़ी है कि उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। इससे कंपटीशन आफ्टर ऑल, कंपटीशन में जिसको 45 आया वो भी नहीं है तेज है, जिसको 44 आया उससे बहुत इंफीरियर थोड़ी है। वो मेहनत करेगा, अगली बार आ जाएगा। उन्हीं के बीच में उनको उतनी ही वैकेंसी, जो कि पहले से ही वैकेंसी हुई है, वही वाली वैकेंसी है जो पहले नहीं भराया, वही वैकेंसी अभी आ रहा है। उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में उतनी ही वैकेंसीज को फिर से हम उसको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम अपना मेहनत करके आओ, शायद हो जाएगा। कोई नया कैंडिडेट अगर उसमें एंटर करता है, मतलब अपियरिंग कैंडिडेट को अलाउ करता है, नया कैंडिडेट अगर एंटर करता है तो फिर से कंपटीशन उसके लिए टफ हो जाएगा, फिर से हो सकता है कि वो छूट जाए। तो इसको देखने का नजरिया ये हो सकता है कि भाई हम उसी कैंडिडेट्स को ही हम उतनी ही वैकेंसीज को, जो 1, 2, 3 में जो था, उतनी ही वैकेंसीज को और उतनी ही कैंडिडेट्स के बीच में हम उसको 1 बार 2 बार 3 बार मौका दे रहे हैं। भाई पढ़ के आओ और फिर से ले लो, अगर हो जाता है तो ये कम सक्सेसफुल। ये एक दृष्टिकोण हो सकता है सरकार का, और इसके कारण से सरकार ने ऐसा सोचा। एक और बात इससे जुटा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैं ये मानता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना न देना ये अभ्यर्थी विभाग का अधिकार है, वो उनका विवेक है।